हेलो बच्चों। तो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग सबसे पहला चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के देख लेंगे कि इसमें कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हर एक टाइप से संबंधित 4 से 5 न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में एक न्यूमेरिकल्स की शीट है। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से वो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो शीट आप डाउनलोड कर लेंगे और उस शीट में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आप उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं। सबसे पहला जो अपने को न्यूमेरिकल मिलेगा वो मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शंस में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, डिफरेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, रिएक्शन ऑर्डर, ग्राफ बेस्ड, आर्हीनियस और मिसलेनियस। तो टोटल ये तुम्हारे सामने इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना आते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में। देखो, पूरी काइनेटिक्स में, पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ही मेन पढ़ रहे होते हैं। रेट का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन कितने टाइम में कितना कंप्लीट हो रही है। लाइक हमने रिएक्शन स्टार्ट करी और स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का रेट, जैसे कि ये डेफिनेशन दी गई है, देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं तो उसमें से किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाई जितने टाइम पे हम लोग वो चेंज कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब सिंपल अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे, सिंपली हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है, आर हमारा रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो इसका अगर हमको रेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे रेट बराबर चेंज। अच्छा, चेंज को हम लोग जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब हुआ डेल्टा एक्स, एक्स इज द कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। ठीक है, हम लोग इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को मैं डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखें या फिर इसी को डी एक्स ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी जब भी आ जाता है तो वो बहुत स्मॉल चेंज की बात हो रही होती है। डेल्टा एक लार्ज टाइम इंटरवल पे हो सकता है। जैसे कोई रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में 20 मिनट लगे हैं, टोटल 20 मिनट्स लगे हैं, तो 0 to 20 एक लार्ज चेंज हो गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग डेल्टा वर्ड लगा लेंगे, डेल्टा लगा लेंगे। और अगर यही स्मॉल चेंज है, लाइक अगर 20 मिनट में पूरी कंप्लीट हो रही है बट हम कंसीडर कर रहे हैं 2 सेकेंड, रिएक्शन स्टार्ट होने के जस्ट 2 सेकेंड बाद, तो वहां पे अपना डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग थ्योरी पे नहीं चलेंगे, इसमें पूरा न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा। तो न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा, इसलिए हम जो फॉर्मली बेस्ड चीजें हैं वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेट के टाइप और ये सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। रेट में भी 2 टाइप होते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। बेसिकली डी बाई डी टी जब करके हम लिखते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है, और जब डेल्टा करके लिखते हैं तो वो एवरेज रेट होता है। तो ये थ्योरी का पार्ट है। हम लोग इस पूरी सीरीज में अपनी सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, इसलिए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल ही मेन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रेट की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, अगर यही रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन अपनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है अपनी, और यहाँ पे हमको क्या डिस्कस करना है, इसका रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यही चीज हम लोग प्रोडक्ट पे भी लिख सकते हैं, यही चीज हम लोग किसके थ्रू लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है बेसिकली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अच्छा जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन का मेरे जवाब दो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है या बढ़ती है जब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती है, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट कम होता जाता है। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाता है, प्रोडक्ट और ज्यादा फॉर्म होता जाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। During a chemical reaction, the concentration of reactant decreases with time and the concentration of product increases with time. ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो रिएक्टेंट की, जब रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग रेट लिखते हैं तो माइनस साइन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, माइनस साइन। यहाँ ये माइनस साइन हमको क्या बता रहा होता है, यहाँ माइनस साइन हमको डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बता रहा होता है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, तो इस वजह से प्रोडक्ट में हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। तो मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को मान लो कोई रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इसमें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी हम रेट लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू निगेटिव। निगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट का जब भी रेट लिखेंगे निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो निगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से तुमको रेट समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहो तो तुम ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम बता देते हैं यहाँ पे, जब थ्योरी वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे थ्योरी की, तब वहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस ऐसे समझ लो कि रेट हैज़ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एवरेज रेट, and another one is instantaneous rate. इंस्टेंटेनियस रेट, तो रेट के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी में ही डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से इसको। न्यूमेरिकल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि रेट जो लिखा जाता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पे। देखो जो मेन न्यूमेरिकल मिलेगा वो न्यूमेरिकल कैसे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे। रेट के जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से मेरा मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, स्मॉल ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ कैपिटल बी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ये ए और बी हमारे क्या हो गए, ये ए और बी जो है ये मेरे हो गए रिएक्टेंट। ठीक है, ए और बी ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये एक्स और वाई जो बन रहा है ये अपने प्रोडक्ट हो गए। तो स्मॉल एक्स मोल एक्स के बने, स्मॉल वाई मोल वाई के बने।
तो सबसे पहले जब भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अपने को बनानी होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल। अच्छा, जो रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा पर मोल पे कैलकुलेट किया जाता है, किस पे, 1 मोल पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जो भी यहाँ कोफिशिएंट लिखा हो, ठीक है, उससे डिवाइड कर लेना है। ए लिखा है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये ए क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है इस वजह से हमने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डी ए अपॉन चेंज इन टाइम डी टी, ठीक है। यही चीज रिपीट करो, बी के रिस्पेक्ट में लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस, चूंकि रिएक्टेंट है इस वजह से माइनस, और स्मॉल बी से डिवाइड कर लिया हम लोगों ने कोफिशिएंट से, फिर डी बी बाई डी टी। सिमिलरली एक्स अपना प्रोडक्ट है तो प्लस साइन के साथ लिखा, स्मॉल एक्स आगे जो भी नंबर लिखा होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, प्लस 1/x, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x इज dx अपॉन चेंज इन टाइम इज dt, ठीक है। सिमिलरली y पे आ जाते हैं, तो चूंकि प्रोडक्ट है इस वजह से प्लस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस और जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेंगे, 1/y dy बाई dt, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो इसी को। मान लो एक रिएक्शन मेरे सामने लिखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और इसके लिए हमको यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हेबर प्रोसेस की सिंपल सी रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसके लिए हमको यही रिएक्शन बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लोग N2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर H2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर NH3 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो N2 के रिस्पेक्ट में लिखें तो बेटा जरा हमको ध्यान से बताओ, N2 के पहले यहाँ कितना लिखा है, 1 2 3 4 में कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। N2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो एरो के लेफ्ट साइड जितनी चीजें लिखी होती हैं, एरो के लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सब मेरी रिएक्टेंट होती हैं, एरो के राइट साइड में जितनी चीजें लिखी होती हैं वो सब प्रोडक्ट होती हैं। तो रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है चूंकि नाइट्रोजन, इस वजह से हम लोग सबसे पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद DN2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम dt, ठीक है। ये बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन से। मतलब सिंपल सी चीज है ये, जितनी स्पीड से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी उतनी स्पीड से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो दोनों सेम स्पीड से रिएक्ट करती हैं, मतलब सेम रेट से रिएक्ट करती हैं। जिस रेट से पहली चीज रिएक्ट कर रही है उसी रेट से दूसरी चीज भी रिएक्ट करेगी, तो इस वजह से हम दोनों के रेट आपस में इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस DN2 बाई dt ये इक्वल होगा किसके, अब यहां देखो तुमको कोफिशिएंट दिख गया 3, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लो, 1/3। अब ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, बिल्कुल ठीक, तो माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हो गया -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन DH2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उसी रेट से प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा इक्वल जाएगा रेट प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन के। तो प्रोडक्ट अमोनिया है, कोफिशिएंट कितना दिखा 2, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो। अब अच्छा ये प्रोडक्ट है तो हम लोग प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो प्लस साइन को लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। चाहे तुम प्लस लिखो या प्लस ना लिखो, सिंपल मैथ्स है ये, 1/2, ठीक। माइनस सिर्फ रिएक्टेंट पे लगाते हैं, तो 1/2 DNH3 यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt चेंज इन टाइम। आया समझ में, ठीक है। एक और करते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमने तुमको दिया जिसमें A रिएक्ट कर रहा है 2B से और फॉर्म कर रहा है 2C प्लस 3D। इसके लिए अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। रेट इक्वेशन इसके लिए लिखनी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेट बराबर, रेट इज इक्वल टू, यहाँ जो भी प्रोडक्ट कोफिशिएंट लिखा है कुछ नहीं लिखा है,
बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, रिएक्टेंट है ए हमारा, तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। ये इक्वल होगा किसके, अब देखो यहाँ 2 है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 1/2 कर दिया इसको, और रिएक्टेंट है इस वजह से माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद डी बी बाई डी टी, बहुत सिंपल है, एक बार समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बराबर होगा, 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, 1/2। अब ये तो प्रोडक्ट है तो इस बार माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, इस बार प्लस में ही लिखेंगे, डी सी बाई डी टी। और ये बराबर होगा, यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 डी डी बाई डी टी, ठीक है, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, डी टी बाई डी टी, समझ में आया सिंपल। अब अच्छा, अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो एक चीज और समझो कि ये जो डी ए बाई डी टी है, डी ए बाई डी टी, ठीक है, और डी बी बाई डी टी, ये रिएक्टेंट हैं हमारे, और रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, ठीक है, या डिसअपियर हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग बोल देते हैं, ध्यान रखना कोफिशिएंट नहीं इंक्लूड करते हैं, कोफिशिएंट अलग है, सिर्फ डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी और माइनस डी बी बाई डी टी, इसको हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। लाइक माइनस डी ए बाई डी टी है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, किसको, ये माइनस डी बी बाई डी टी को, किसको, माइनस डी बी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा होता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम ही होता है ना। तुम कोई एक रिएक्शन ले लो, कोई भी एक रिएक्शन ले लो, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गायब होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, ठीक है, डिसअपियर होती जाएंगी, और अमोनिया फॉर्म होती जाएगी, अमोनिया अपीयर होती जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिएक्टेंट हैं जो हमारे डिकम्पोज हो रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे एक प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला जैसे ले लेते हैं डी सी बाई डी टी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ, अच्छा ये डिकम्पोज हो रहा था रिएक्टेंट, ये फॉर्म हो रहा होता है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को बोल देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ व्हाट, ऑफ बी, समझ में आया, सॉरी सी, सी है हमारा, सी, सी लिखा है ना। इसी तरह से ये डी डी बाई डी टी लिखा है, तो डी डी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्लियर। वापस से इधर आ जाते हैं, देखो अब इस रिएक्शन को वापस से देखो, तुमको समझ में आएगा। तो जब ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट है, इस वजह से माइनस साइन लगाया, स्मॉल ए इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लिया, माइनस का 1/a डी ए बाई डी टी। इसी तरह से बी में आ गया -1/b डी बी बाई डी टी। एक्स प्रोडक्ट पहला एक्स है तो प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, प्लस का 1/x डी एक्स बाई डी टी, एंड सिमिलरली दिस वुड बी इक्वल टू दी 1/y स्मॉल y डी कैपिटल Y बाई डी टी, ठीक है।
तो यहाँ ये माइनस डी ए बाई डी टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसको माइनस डी बी बाई डी टी को, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे, डी एक्स बाई डी टी को, ये हमने लिखा नहीं है क्योंकि ये तुम बताओगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। डी एक्स बाई डी टी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, प्रोडक्ट है ना एक्स, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स। सिमिलरली ये डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी टी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई। इतनी चीजें अगर तुमको समझ में आ गई हैं तो एक रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तुम बना के दिखाओगे, ठीक है। रिएक्शन है तुम्हारी, सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं। एक कोई रिएक्शन है 3A प्लस 5B गिव्स आउट 2C प्लस D, इसके लिए बनानी है। वीडियो पॉज करो और अपने कॉपी में डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाओ इसकी, ठीक है। उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके चेक करना। चलो बना ली होगी तुम लोगों ने, तो अब इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले ये किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। रेट बराबर किसमें का लिखेंगे हम लोग, ए का लिख रहे हैं, 3 कोफिशिएंट है, तो चूंकि देखो ए रिएक्टेंट है अपना, इस वजह से हमने माइनस लगाया, -1 डिवाइडेड बाई 3, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं, -1/3 डी ए बाई डी टी, ये बराबर होगा माइनस का 1/5 डी बी बाई डी टी, और ये इक्वल होगा 1/2 डी सी बाई डी टी, और ये बराबर होगा, सिमिलरली ये सब आपस में इक्वल हैं, डी डी बाई डी टी, ठीक है। गड़बड़ मत करना, रिएक्टेंट के साथ माइनस लेना है, प्रोडक्ट के साथ प्लस है, प्रोडक्ट प्लस में रहेगा, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेना है, दैट्स इट। क्लियर, चलो तो इतना समझ लें हम कि तुमको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना आ गया है। अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना आ गया है तो अपने पहला जो टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ये फर्स्ट मेरे का क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी गई है, इसके रेट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस पे के रिस्पेक्ट में इसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब सीधे सीधे तुमसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनानी है, ठीक है। रिएक्शन तुम्हारे सामने दी गई है। चलो सीधे इसकी हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे हम लोग लिखेंगे ये रेट बराबर, रेट इज इक्वल टू, सी 4 moles of ammonia are there, so we just divide by 4, 1/4 कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं। अमोनिया यहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, एरो के लेफ्ट साइड में लिखी है, इसका मतलब रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 1/4 डी NH3 बाई डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, डी NH3 बाई डी टी, ये इक्वल होगा, अब 5 है, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाया, उसके बाद 5 से डिवाइड कर लिया, -1/5 डी O2 बाई डी टी इक्वल। अब ये अपने प्रोडक्ट हैं दोनों, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो प्लस का, अब प्लस साइन तुम लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। 1/4 डी NO अपॉन डी टी। अच्छा प्लस और माइनस लगाते क्यों रिएक्टेंट पे माइनस लगाते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, रिवाइंड करो, पीछे जाओ, वापस से देखो, ठीक है, अगर नहीं याद है तो। 1/4 डी NO बाई डी टी, और ये किसके इक्वल जाएगा,
यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड कर दे उठा के, 1/6। माइनस लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं है माइनस लगाने की जरूरत, क्योंकि प्रोडक्ट है। तो 1/6 DH2O अपॉन dt। ठीक है, तो जो पहला उसने हमसे बोला था कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो ये हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब हो गया dNO/dt। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, जो प्रोडक्ट होता है dC/dt वही अपना होता है। ठीक है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपीयरेंस बोल रहा है तो माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस dA/dt, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, तो गिवन क्या है अपने को, गिवन लिख लेते हैं। अपने को गिवन है, क्या गिवन है? dNO/dt, dNO/dt। अब अच्छा ध्यान रखना, यहाँ NO क्या है? प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लिखेंगे, रिएक्टेंट होता तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नेगेटिव होता है। तो dNO/dt की वैल्यू उसने हमको दे दी है 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा क्या है? कैलकुलेट। सबसे पहले नंबर पे उसने पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे? डिसअपीयरेंस बोल रहा है, देखो डिसअपीयरेंस का मतलब रिएक्टेंट है ये, डिकम्पोज हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का dNH3/dt, माइनस dNH3/dt, ये अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट। देखो, तो अब अगर तुम अपना तुरंत वापस ऊपर रेट वाली इक्वेशन में जाओ, तो अपने को dNO/dt की वैल्यू पता है, यानी ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, और निकालनी कौन सी है? ये वैल्यू निकालनी है dNH3/dt। अच्छा, इंडिविजुअली हर कोई आपस में इक्वल है ना, तो हम इन दोनों को भी बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट माइनस 1/4 dNH3/dt will be equal to the plus 1/4 dNO/dt। अब यहां से सिर्फ dNO/dt की वैल्यू अपने को पता है और dNH3/dt की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से dNH3/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? dNH3/dt की वैल्यू आ गई, ये 4 यहाँ डिवाइड में है, माइनस अभी इधर ही रहने देते हैं। ये 4 यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली ऐसे आ गया कि 4/4 dNO/dt। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का dNH3/dt इज इक्वल टू dNO/dt की वैल्यू, अच्छा हम रखते हैं यहीं आके करके लिखते रहे। dNO/dt की वैल्यू उसने कितनी दी थी? 3.6 इंटू 10⁻³ 3। अच्छा, ये माइनस साइन अब इधर भेज दें हम। ठीक है, माइनस इधर से इधर सीधे सीधे चला गया, तो यहाँ से ये हट गया, ये हो गया निगेटिव 3.6 इंटू 10⁻³ यूनिट सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया अपना आंसर।
क्या करा, क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कोई एक वैल्यू दे देगा। मतलब जब तुम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाओगे तो उनमें जितने भी टर्म है उसमें से किसी एक टर्म की वैल्यू दे देगा और बाकी टर्म्स की वैल्यू पूछेगा, सिंपल। ठीक है, तो सेम तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये तुम लोग लगाओगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, लगाना सॉल्व करो अभी। ठीक है, लगाना सॉल्व करो, फिर हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो यहां से आराम से नोट कर सकते हो, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ये तो वीडियो है, तुम जब चाहो मैं पॉज कर सकते हो, पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, हम एडवांटेज ले रहे हैं इस बात की, और ये रफ कर लिया हमने। ठीक है, चलो, तो लगा लिया होगा तुम लोगों ने वाटर वाला। ठीक है, नहीं लगाया तो वीडियो पॉज करो, लगाओ, ट्राई करो इसी तरह से, सेम इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद वापस वीडियो रिज्यूम करो और देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का मतलब इस बार अपने को वैल्यू निकालनी है DH2O अपॉन dt की। DH2O अपॉन dt, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। चलो करते हैं। वाटर कहाँ है, अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू गिवन कौन सी है, NO वाली वैल्यू गिवन है, NO वाली वैल्यू गिवन है, और ये DH2O बाई dt वाली वैल्यू निकालनी है। तो एक वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू निकालनी होती है, तो जो दो वैल्यूज मेन अपनी वैल्यू ऑफ कंसर्न है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ये DNO बाई dt ले लिया हम लोगों ने, तो ये आ गया 1/4, यहाँ लिख देते हैं 1/4 DNO अपॉन dt, ये इक्वल हो जाएगा 1/6 DH2O अपॉन dt के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 4 डिवाइड में, अच्छा देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ भेजो, ये किस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि D, अच्छा व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DH2 बाई dt। तो ये 6 यहाँ जो डिवाइड में है इसको उधर भेज दो। तो इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। तो ये अपना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा DH2O अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ डिवाइड में, इधर गया दूसरी तरफ गया, ट्रांसपोज करो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/4 DNO अपॉन dt। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो DNO अपॉन dt इतने की वैल्यू तुमको पता है 3.6 इंटू 10⁻³ तो वैल्यू रख दो, ये आ गया 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें हम लोग आराम से, 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करा ये 2, ये 3 आ गया, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 36 को, 3.6 को डिवाइड करो तुम, कितना आ गया 2 1 2, 1 कैरी 16.8। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो DH2O अपॉन dt, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल आई, 3 का 8 में करो, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2, 3 1 जा 3, 2 ऐड करोगे कितना हो गया तुम्हारा 5, 5.4 इंटू 10⁻³ यूनिट सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट भैया मत भूलना, रेट की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही आती है। ठीक है, तो हो गया हमारा पूरा न्यूमेरिकल, समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट हो तो वापस से रिवाइज करके देख लो एक बार, हम लोग नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वापस से ही रिएक्शन दी गई है, कह रहा है 2N2O5 इक्विलिब्रियम 4NO2 plus O2 was studied in a closed vessel. It was found that concentration of NO2 increases by 2 into 10⁻⁻² mole per liter in 5 सेकेंड। हाँ, तो देखो इस बार इन्होंने थोड़ा सा खेल खेला हम लोगों के साथ,
क्या खेल खेला कि इस बार उसने दे दिया है, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाई 2.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो गई है। तो अच्छा, अगर इंक्रीज हो गई है तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेट जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमारे में क्या दिया है उसने, अच्छा NO2 अपना प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल सकते हैं। अगर रेट निकालेंगे तो हम कैसे रेट निकालेंगे, हम कहेंगे कि सर रेट बराबर, चूंकि रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। हमारा प्रोडक्ट है NO2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, डेल्टा टी। अब उसने क्या बोला है, इंक्रीज हुई है NO2 की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीजेस बाय 2 इंटू 10⁻⁻2, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन रिएक्टेंट के बेस पे दिया होता तो हम रेट को लिख सकते थे कि डिक्रीज इन दी, क्या लिख सकते थे, डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भैया सीधी सी बात है ना, जितना इंक्रीज हुआ है वही चेंज होगा हमारा, और जितना वो डिक्रीज हुआ है वही चेंज होगा हमारा। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज हुई है तो हम बोलेंगे कि वही चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह हमने इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया। और जब अपना रिएक्टेंट की बात हो रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो जितनी डिक्रीज हुई वही हमारी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुई, तो इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह हमने डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले नोट कर लेना अपनी कॉपी में। फिलहाल हमारा प्रोडक्ट पे है तो प्रोडक्ट पे लिख लेते हैं हम लोग। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो कितना इंक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, NO2 की हमारी 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम अपना कितना है, 5 सेकेंड। तो 0 से 5 सेकेंड में चेंज कितना हुआ, 5 हो गया। तो ये अपना कितना निकल आया, 2/5। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको अगर तुम लिखो तो लिख दोगे 0.4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा पहला वाला आंसर आ गया। पहले में उसने हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड उसने क्या पूछा, सेकंड उसने हमसे पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 की कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बना लेते हैं। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अपनी कितनी आ गई, अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाए तो हम बनाएंगे रेट बराबर -1/2 dN2O5 अपॉन dt इक्वल्स 1/4 dNO/dt, सॉरी dNO2/dt इक्वल्स dO2/dt।
ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से ये बन गई हमारी। अब उसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 यानी ये dN2O5 बाई dt की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? dN2O5 बाई dt की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो dN2O5 बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेट अच्छा चूंकि हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं तो रेट एज इट इज वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 बाई dt, यानी इतना हम लोग एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे रेट की जगह रेट की वैल्यू लिख देते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल्स -1/2 dN2O5 अपॉन dt। उसने हमसे यही पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इसका मतलब dN2O5 अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई? dt की ये वैल्यू निकल के आ गई। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड में है 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 0.8, ये माइनस इधर आ गया, माइनस लग गया 0.8 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर समझ में आया? सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B gives 3C, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज दिस वन। इसने साफ साफ बोल दिया स्पष्ट रूप से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। क्या बोल दिया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या गिवन है अपने को? बोलो फटाक से, क्या वैल्यू गिवन है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की बात करें, इसका अगर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखोगे तो वो क्या होगा? dc/dt। क्या होगा? dc/dt। और dc/dt की वैल्यू उसने कितनी दी है? 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ना समझना कि भैया ये बीच में माइनस लगा रहे हैं, माइनस नहीं है यार, वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई है, यूनिट्स में कब से माइनस लगने लग गया बीच में भाई? dc/dt की वैल्यू कितना हो गया? 1.3 इंटू 10⁻⁻4। ये dc/dt की वैल्यू दी है। अब उसने पूछा क्या है हमसे? उसने हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे नंबर पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो कहीं पे भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वर्ड दिख जाए समझ जाना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगानी है। चुपचाप इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बना लो। अगर इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम बनाए तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखो a से पहले 2 लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू -1/2 dA/dt। माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, इस वजह से इसमें भी माइनस लगाएंगे, माइनस का dB/dt। और ये इक्वल होगा, प्रोडक्ट के 3 मोल बने हैं तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1/3 dc/dt। ये वैल्यू हमारी रेट की निकल आई। अब अपन क्या करेंगे? dc/dt की वैल्यू तो हमको पता ही थी। देखो, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जो 2 चीजें निकालनी है उन 2 चीजों को ले लो। निकालना क्या है? रेट। गिवन क्या है? dc/dt। तो ये 2 चीजें पता है अपने को। इधर हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट, इधर हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो ये 2 चीजें, ये निकालना है, ये दिया है, तो इन्हीं दोनों चीजों को आपस में इक्वल कर लो। तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू 1/3 dc/dt। dc/dt की वैल्यू कितनी गिवन है? ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई dc/dt की वैल्यू उसने दी है 1.3 इंटू 10⁻⁻4। 1.3 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 3 4 = 12,
हम्म, हम्म, देखो डेसिमल हटाओ तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 13, 13/3 कर रहा हो, 3 4 12, बचा एक, तुमने डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ गया, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 9, इस तरह से चलता चला जाएगा। अपॉन में 10 है, इंटू 10⁻⁻4 है। इस 10 को और सॉल्व कर लो तो ये आ गया 0.433 इंटू 10⁻⁻4। ये किसकी वैल्यू हो गई? रेट की वैल्यू हो गई। तो रेट बराबर क्या आ गया? 0.4 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट वही हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर पे क्या निकालना था? सेकेंड नंबर पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये अपने को निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है? अब तो दोनों वैल्यू गिवन है, कोई भी ले सकते हो, फिलहाल हम यही वाली लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू से अपने को मतलब है, तो यही दोनों वैल्यू उठा के रख लो यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस का 1/2 dA/dt is equal to 1/3 dC/dt. Now what we have to calculate? We have to calculate the value of dA/dt. तो इस 1/2 को उधर ले जाओ, मतलब 2 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो वी से दैट dA/dt इज इक्वल टू माइनस एज इट इज इधर आ गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया माइनस का 2/3 dC/dt। नॉट dC/dt की वैल्यू अपने पास है 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये आ गया -2, ऐसे ही रहा। 1.3 को 3 से डिवाइड करो तो 3 4 12, 0.4 एक बचेगा, 3 3 9, 433 इंटू 10⁻⁻4। 2 का मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 0.866 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू अपनी किसकी निकल आई? dA/dt की वैल्यू निकल आई, और यही दो वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? रिकॉल करवा दूं वापस से। 2a प्लस बी गिव्स 3c, ये वैल्यू दी गई थी, और साथ में बोल रहा था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c इज 1.3 इंटू 10⁻⁻4। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब हो गया dC/dt, इसकी वैल्यू जो गिवन थी हमने वो लिख ली। उसके बाद डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाई इसकी, रेट बराबर 2 था तो 2 से डिवाइड कर लिया, -1/2 dA/dt, सिमिलरली माइनस का dB/dt एंड 1/3 dC/dt। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट निकालना है और dC/dt पता है, तो इन दोनों वैल्यू को उठा के आपस में इक्वल कर लिया। ठीक है, सॉल्व करा, आंसर आ गया। सेकेंड नंबर पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो जो दो वैल्यू अपनी मेन कंसर्न वाली वैल्यू होती हैं, यानी जो निकालना है और जो गिवन है, इन्हीं दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो इस बार हमने इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को आपस में इक्वल कर लिया। कोफिशिएंट ना छोड़ देना वहां पे, ये 1/2 1/3 छोड़ ना देना, ये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लिया, आंसर क्लियर। ठीक है, चलो तो भैया ये 3 एग्जांपल आई होप कि तुम्हें समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चंस की सीट वहां पे है, ठीक है, देख लेना। उस क्वेश्चंस की सीट में कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स भी डाल देंगे जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पे ही बेस्ड होंगे। अगर तुमको वो न्यूमेरिकल में किसी में भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो में तुम कमेंट कर देना। जो नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिए।
अब रेट ऑफ रिएक्शन दो मिलते हैं, एक इसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और एक इसी के रेट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेट लॉ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, गुड बाय।